जिस रास्ते पर चल रहे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी बनने से पहले जब जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की, दीनदयाल जी साथ जुड़े, तब से एक ही संकल्प था, तब से एक ही संकल्प था और लक्ष्य एक ही था कि हम भारत माता की जय जयकार करते हुए भारत को एक बार पुनः उसका खोया हुआ सम्मान, उसका दर्जा वापस दिलाएंगे। उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं हम विश्व गुरु बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आज की भारतीय जनता पार्टी पूर्व की जनसंघ का कार्यकर्ता, लगभग पिछले 68-70 साल से निरंतर उस संकल्प की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, दुनिया में भी बहुत सारी है। अगर भारत में माने तो भारत में 12,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। वो जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका अगर हम समीक्षा करें, कुछ बहुत छोटी है, कुछ लोग में बन गई, कभी रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, लेकिन जो सिंसियर पार्टी है, जो वास्तव में सिग्निफिकेंट है, काम करती है, अगर उनका हम लेखा जोखा करें तो दो पार्टियों को छोड़कर के बाकी सारी पार्टी या तो किसी आंदोलन के चलते बनी, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ, ये दीगर बात है। मैं आज उस विषय में विवेचना नहीं करना चाहता, कभी और समय आएगा, अध्यक्ष जी समय देंगे, मैं उसकी भी चर्चा कर सकता हूं कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए नहीं, अंग्रेज भारत में बने रहे इसके लिए की गई। क्योंकि संस्थापक ह्यूम थे, वो अंग्रेज थे, उनका मानसिकता ये थी कि किस तरह से अंग्रेजों का साम्राज्य भारत में सुगमता के साथ चल सके, इसके लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। मैं इसमें कोई अपनी तरफ से नहीं कहता, ये उनके दस्तावेजों में लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि इसी तरह से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजियत और अंग्रेजियत की मानसिकता बनी रहे, इसके लिए देश में 70 साल तक काम किया, सत्ता में रहते हुए भी और सत्ता के बाहर होते हुए। लेकिन वो कालांतर में धीरे धीरे आते हुए कांग्रेस जो है, उसने आजादी की लड़ाई में व्यवस्था को बदलने के लिए, अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन किया। उस आंदोलन के ऊपर जो है वर्तमान की कांग्रेस पार्टी थी। इस तरह से बहुत सारे आंदोलनों के विरुद्ध कोई आंदोलन जो किसी न किसी व्यवस्था के विरुद्ध, किसी कारण के विरुद्ध, किसी निर्णय के विरुद्ध कोई आंदोलन खड़े हुए होंगे, उससे कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टियां बनी। असम गण संग्राम परिषद बनी, असम में स्टूडेंट यूनियन खड़ी हुई, उसने असम में गैर असमी लोगों के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, एक पार्टी बनी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण में दे सकते। किसी एक दल से नाराज होकर के कोई एक नेता टूटा होगा, एक विचार लेकर के टूटा होगा, उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी अलग से बना ली होगी। तृणमूल कांग्रेस से लेकर के शरद पवार साहब की नेशनल कांग्रेस पार्टी तक अनेक ऐसे उदाहरण भी हम देख सकते हैं। कोई एक घटना के विरुद्ध में कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसकी समाज में पहचान हो, जिसकी समाज में पूछ हो, ऐसा व्यक्ति अगर अलग हुआ होगा, उसने अपने नेतृत्व में उसके चारों तरफ कुछ लोग इकट्ठे हुए होंगे, उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया होगा और वो दल कहीं आगे बढ़ते हुए सत्ता के सिंहासन पर पहुंच गया होगा। ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी भारत में। एनटी रामाराव साहब ने जब ईराना नायडू को इंदिरा गांधी ने अपदस्थ कर दिया और ये कहते हुए कर दिया कि आपको मुझे लेने की आने की क्या आवश्यकता थी, मात्र केवल इस बात पर कि तुम मुझे मेरे व्यक्तिगत टूर में राजीव गांधी जी को उनके व्यक्तिगत टूर में क्यों लेने के लिए गए थे, इस पर अपदस्थ कर दिया। तेलुगु अस्मिता का प्रश्न एनटी रामाराव जो फिल्म स्टार थे उन्होंने खड़ा किया, पूरे प्रदेश में घूमे। वो पॉलिटिकल पार्टी ने जो है 15 साल तक लगातार उस आंध्र प्रदेश पर राज किया। जयललिता जी फिल्म स्टार थी, वो एनटी राव फिल्म स्टार थे, उनके पीछे एमजीआर फिल्म स्टार थे, उनके पीछे पॉलिटिकल पार्टी बन गई। सेलिब्रिटीज के पीछे पॉलिटिकल पार्टियां बनी, देश में भी बनी, दुनिया में भी बनी। यूक्रेन में जेलेंस्की एक था, उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी बन गई।
इस तरह से बहुत सारे उदाहरण देश दुनिया में देखे जा सकते हैं। कोई घटना हुई होगी, उस घटना के विरोध के प्रतिक्रिया में कुछ लोग एकत्रित हो गए होंगे और उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का स्वरूप लिया। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। फैमिली एक ने जो है किसी एक व्यक्ति या परिवार के लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने पार्टी बना ली होगी, या किसी एक समाज की सामाजिक भावनाओं को उद्वेलित करके एक राजनीतिक पार्टी का रूप दिया गया होगा, उससे बसपा जैसी पार्टी खड़ी होगी। लेकिन देश में केवल 2 पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जो विचारधारा के आधार पर काम करती हैं, एक विचारधारा का संकल्प लेकर के काम करती है। पहली कम्युनिस्ट पार्टी, जो दुनिया भर में एक समता का सिद्धांत लेकर के जिसने राजनीतिक पार्टी के रूप में अस्तित्व बनाया और पूरी दुनिया में उसकी जड़ें फैली। लेकिन क्योंकि उनका जो है सिद्धांत, उनका दर्शन, उनका रास्ता वो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ, कि आदमी कितनी भी मेहनत करे, अजय पाल सिंह ये मेहनत करें, ये कितना भी पैसा कमाएं, उत्कर्ष पर जाएं, मैं 24 घंटे काम करें, इनके परिवार के लोग काम करेंगे, लेकिन जो ये कमाएंगे वो पूरा गांव में बांट दिया जाएगा। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था। इसलिए दुनिया में धीरे धीरे जो पार्टी इतने उत्कर्ष पर थी, 1/3 से ज्यादा देशों पर जिसका शासन था, वो सिमटते आज 2 या 3 देशों तक पहुंच गए। और उनमें भी कितना कम्युनिज्म बचा है, ये भी अपने आप में एक प्रश्न हो सकता है कि चाइना आज कैपिटलिस्टिक कंट्री है या चाइना जो है आज कम्युनिस्ट कंट्री है। इस पर रिसर्च की जा सकती है। भारत में भी यही परिस्थितियां थी। बंगाल में 35 साल लगातार निर्बाध निरंतर उन्होंने शासन किया। केरला में उन्होंने शासन किया, त्रिपुरा में उन्होंने शासन किया। देश के बहुत बड़े भूभाग में कम्युनिस्ट पार्टी ने निरंतर शासन किया। लेकिन क्योंकि उनकी स्वभावगत कमजोरी थी, सिद्धांतगत कमजोरी थी, इसलिए वो भी समाप्त हो गई। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो पहले दिन जब स्थापना हुई थी जनसंघ के जमाने में, तब से लेकर के जो सिद्धांत था वो सिद्धांत अटल रहा, आज भी अटल है कि हमको भारत माता की जय जयकार करनी है, भारत माता को विश्व गुरु का दर्जा दिलाना है, भारत का खोया हुआ सम्मान लौटाना है। इसलिए हम अपनी कोई भी कार्यक्रम जब शुरू करते हैं, उससे पहले कहीं भी बातचीत शुरू करते हैं, उसके पहले हम अपने उस संकल्प को दृढ़ करते हैं। ये कोई अनायास निकला हुआ या सिर्फ जोश भरने के लिए निकला हुआ नारा नहीं। जब हम भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेकर के कहीं चर्चा करें, कहीं बैठें, आपस में मिलें, तब हम एक दूसरे के सामने खड़े होकर के अपने साझा संकल्प को, जो हमने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपने लिए स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी व्यक्ति का कार्यकर्ता नहीं, वो विचार का कार्यकर्ता, वो उस विचार के साथ में जुड़ा है, वो सिद्धांत के साथ में जुड़ा है, इस संकल्प के साथ में जुड़ा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा संकल्प है कि मैं आजीवन जहां कहीं भी रहूंगा, जिस किसी भी परिस्थिति में रहूंगा, मेरा अंतिम लक्ष्य यह है कि मैं भारत माता की जयकार करने के लिए, भारत माता का सम्मान बढ़ाने के लिए, भारत माता का गौरव बढ़ाने के लिए, भारत का खोया हुआ सम्मान पुनः लौटाने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का संकल्प। इसलिए जब हम कहीं भी मिलते हैं, आपस में बैठते हैं, तब पहली बात को अगर प्रदर्शित न करें तो कहीं न कहीं हम उस विचार से जुड़े हैं, इसमें संदेह पैदा होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस विचार के साथ में जीता है। और जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, जो हमारे, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ किया, आदरणीय दीनदयाल जी, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता क्या होगा, मार्ग क्या होगा, यह भी सुस्पष्ट कर दिया था। और मार्ग क्या था? विकास की दौड़ में अंतिम पायदान पर खड़े, पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला करके हम काम करेंगे, जिसको उन्होंने अंत्योदय का नाम दिया। अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय लाएंगे, उसको राइज करेंगे, उसको खड़ा करेंगे। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकारों ने जहां कहीं भी काम किया, राजस्थान में आदरणीय भैरव सिंह जी के नेतृत्व में काम किया होगा, या दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम किया होगा, वर्तमान में जब हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, देश भर में जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया, वहां हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का एक सिद्धांत, नीतिगत सिद्धांत रहा है कि सरकार के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है
वो गरीब व्यक्ति का है, उसके कल्याण के लिए हमारी सरकार को काम करना है। और जब नरेंद्र मोदी जी को देश ने आशीर्वाद दिया, जब नरेंद्र मोदी जी को उस समय में आशीर्वाद दिया जब देश में कोएलिशन गवर्नमेंट, साझा सरकार, मिलीजुली सरकारों की व्यवस्था चल रही, 70 के दशक के आते आते जब दिल्ली कमजोर होने लगी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कमजोर होने लगी और क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व बढ़ने लगा, उसके चलते हुए दिल्ली जब कमजोर हुई, उसके कारण से सामूहिक सरकारें बनने की व्यवस्था भारत में आ गई। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद में जो आम चुनाव हुआ, उस आम चुनाव में जिस प्रचंड बहुमत के साथ में कांग्रेस जीती थी, और वो इसलिए जीत पाई थी क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी की हत्या के चलते हुए लोगों के मन में जो आक्रोश था, जो संवेदनाएं थी, उन संवेदनाओं के ज्वार पर सवार होकर के कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, इसलिए एक प्रचंड बहुमत की सरकार उनकी बनी। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग 2 सीट पर सिमट गए, लेकिन उसके बाद में हिंदुस्तान में कहीं कभी किसी भी पार्टी को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद जनता ने नहीं दिया। धीरे 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 कालांतर में आते आते जब स्थितियां खराब होने लगी और 2004 से 14 के कालखंड के बीच में भारत का जिस तरह का नुकसान हुआ, हर मोर्चे पर हिंदुस्तान विफल हो गया। आर्थिक मोर्चे पर, सामरिक मोर्चे पर, कूटनीतिक मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर, राजनयिक मोर्चे पर, देश की सुरक्षा के विषय को लेकर के, देश की आंतरिक सुरक्षा को विषय को लेकर के भारत छिन्न भिन्न हो गया। नित्य नए भ्रष्टाचार के आंकड़े देश में आते थे। हर महीने 2 महीने में एक बड़ी आतंकवादी घटना भारत में होती। कभी जयपुर में बम ब्लास्ट होता था, कभी औरंगाबाद में होता था, कभी हैदराबाद में होता था, कभी पुणे में होता था, कभी मुंबई में होता था, कभी जम्मू में होता था। भारत में आतंकवादी हमलों की एक चेन, श्रृंखला बन गई और हर घटना के बाद में सरकार फौरी तौर पर प्रतिक्रिया देकर के हम भारत के खिलाफ इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वही रटे रटा स्टेटमेंट, या फिर जाकर के यूनाइटेड नेशंस के जाकर के रोते हुए अपनी गुहार लगाना, ये केवल हमारे देश की परंपरा रह गई थी और उसके कारण से देश में, दुनिया में भारत की छवि जो है वो एक कमजोर देश है ऐसा बन गया। आर्थिक स्थिति में हमारी इतनी दुर्दशा थी कि दुनिया की सबसे 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में, जिनके कारण से बड़ा खतरा दुनिया में पैदा हो सकता है, उन 5 फ्रेजाइल 5 जिसको नाम दिया गया था, उसमें भारत को सम्मिलित किया गया। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारत की उस समय थी क्योंकि देश में भ्रष्टाचार। तब देश की जनता ने उस काली अंधियारी रात से बाहर निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता यहां बैठे, आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ, आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और आपकी साख, क्योंकि धरातल पर कार्यकर्ता, काम करने वाले कार्यकर्ता की साख पर ही जाकर के अंततः मतदाता वोट देता है, वोट देने का निर्णय करता है। आपकी साख, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी मेहनत और पुरुषार्थ, उसके आधार पर जनता ने भरोसा करके और भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने का अवसर प्रदान किया और एक नया इतिहास बना। वो केवल सरकार में आने का अवसर नहीं, वो तो अटल जी के समय में भी हमारी 2 बार सरकार बनी थी, एक बार 19 महीने की सरकार, एक बार 5 साल की सरकार। एक नया इतिहास बना करके हमको सरकार में आने का अवसर दिया और वो था कि हमको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। दुनिया में कोई भारत की राजनीति की समीक्षा करने वाला कोई व्यक्ति ये मानने को स्वीकार तैयार नहीं था कि इस कोएलिशन, इस साझा सरकारों के दौर में भारत में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। देश का कोई भी सफोलॉजिस्ट, कोई भी राजनीति की समीक्षा करने वाला, दुनिया में कोई भी टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, सफोलॉजिस्ट, जितनी संस्थाएं, कोई मानने को तैयार नहीं। तब भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार जनता ने आशीर्वाद देकर बनाई। और एक और इतिहास कि पहली बार देश में आजादी के बाद गैर कांग्रेसी पार्टी को पूरी बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला। बहुत बड़ा आशीर्वाद था जनता। तब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले, जब संसदीय दल का नेता उनको चुना गया था, चुने हुए सांसदों ने जब उनको अपना लीडर स्वीकार किया, लीडर तो पहले ही थे,
भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उनको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नामित किया था, लेकिन औपचारिकता है कि सबने बैठ करके तय किया कि नरेंद्र मोदी हमारे नेता हों। हमने उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा था, लेकिन जिस दिन ये औपचारिकता पूरी की गई थी तब उन्होंने, उसके बाद जो उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ लेने से पहले जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा, क्योंकि जब देश में कोई नई सरकार बनती है, नई व्यवस्था की सरकार बनती है, नई आइडियोलॉजी की सरकार बनती है, नए नेतृत्व की सरकार बनती है, तब लोगों के मन में ये संदेह होता है, ऊहापोह होता है कि ये सरकार किसकी तरफ जाएगी, किसको सपोर्ट करेगी, गरीबों के साथ खड़ी रहेगी कि अमीरों के साथ खड़ी रहेगी, कामगारों के साथ में, मजदूरों के साथ में खड़ी रहेगी या मिल मालिकों के साथ में खड़ी रहेगी। ये सरकार जो है वो वामपंथियों के साथ में खड़ी रहेगी कि दक्षिणपंथियों के साथ में खड़ी रहेगी, ये समता के साथ में खड़ी रहेगी। ये सरकार या देश में एक नई विचारधारा लाने के लिए काम करेगी। लोगों के मन में संदेह था और स्वाभाविक था। तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, महिला, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। और उन्होंने कहा कि जनता ने, देश की जनता ने ये आशीर्वाद, ये परिवर्तन, ये ऐतिहासिक परिवर्तन जो है, ये केवल हमको सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं किया। ये परिवर्तन देश की जनता ने जो है वो हमको देश बदलने के लिए ये आशीर्वाद दिया। ये परिवर्तन देश में परिवर्तन करने के लिए दिया। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस 5 साल में देश को परिवर्तन के रास्ते पर लेकर के जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल सत्ता, सरकार चलाना नहीं है। सरकार तो अपने आप चलती है। हिंदुस्तान में देवताओं के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से सरकारें तो कुछ प्रधानमंत्रियों ने नींद लेते लेते सरकार चला दी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, टीवी में बैठे हुए आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री सोते थे और सरकार चलती थी। कुछ प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री थे, रिमोट कंट्रोल किसी और के पास में था और 10 साल तक उन्होंने भी देश की सरकार चलाई। रिमोट कंट्रोल से भी देश की सरकार चलती है। हमें देश चलाने के लिए, और उनके हाथ से भी देश चल रहा था, रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री के हाथ से भी देश चल रहा था। हमको देश की जनता ने सत्ता में आने का अवसर देश बदलने के लिए दिया, परिवर्तन करने के लिए दिया, देश चलाने के लिए नहीं दिया। और मित्रों, 9 साल तक पिछले जिस तरह से उन्होंने काम किया, देश की सरकार ने काम किया, समाज के हर तबके के जीवन को छूने का काम किया, गरीब के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए, गरीब के कल्याण को अपनी योजनाओं के केंद्र बिंदु की तरह रखते हुए, सेंटर में रखते हुए जिस तरह से पॉलिसीज को फ्रेम किया, जिस गरीबी को हटाने का संकल्प लेकर के, नारे देकर के देश में अनेक बार सरकारें बनाई गई, अनेक लोग प्रधानमंत्री बने, अनेक लोगों ने सत्ता का सुख भोगा है, लेकिन गरीब जो इंतजार कर रहा था, उस इंतजार को समाप्त करके उसके लिए परिवर्तन, उसके लिए काम करने वाली सरकार है। इस दृष्टिकोण से सोचते हुए काम करना प्रारंभ है। गरीब को बैंक का खाता मिले। एक प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर के कहता है कि इस दुख की बात और देश के लिए शर्म की बात है, 130 करोड़ लोगों के लिए शर्म की बात है, जब प्रधानमंत्री ये कहने को मजबूर होता है कि हम 100 रुपए भेजते हैं दिल्ली से लाभार्थी के पास में, पात्र व्यक्ति के पास पहुंचता है, तब जानता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसका केवल 15% नीचे पहुंच रहा है, 85% जो है वो रास्ते में निकल जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री ये जानते हुए भी कि 85% भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा, उसको रोकने में नाकाम गया। तब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भ्रष्टाचार विहीन शासन दें, और देश के हितों के साथ में हमेशा समझौता किया। अनेक बार देश के हितों के साथ में समझौता हुआ। सरकारों ने केवल अपनी प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्रियों ने अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देते हुए दुनिया के दूसरे देशों के साथ में समझौते किए। दुनिया की महाशक्तियों के सामने घुटने टेक करके भारत के हितों की कुर्बानी देकर के समझौते किए। आप सबको ध्यान है, हम सीमावर्ती क्षेत्र पर बैठे, 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में हमारी सेनाएं जो है वो कहां तक पहुंच गई थी? लाहौर तक पहुंच गई थी। पूरे सिंध को हमने कब्जा कर लिया था, लेकिन हासिल क्या हुआ? अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्रियों ने समझौते किए, विदेशी ताकतों के दबाव में समझौते किए, और वो समझौते करके जो हमारी सेना ने, बलिदानी सेनाओं ने जो हासिल किया था उसको लुटा दिया, और जो कुछ लूट लिया गया था उसको स्वीकार कर लिया। हजारों किलोमीटर जमीन देश की गंवा दी गई। देश की सरकार ने तय किया कि हम कभी, माननीय मोदी जी ने कहा, हम भारत के हित के साथ समझौता नहीं करेंगे। हर काम जो निर्णय होगा उसमें भारत का हित या हित है, वो पहले हमारा जो है आकलन का आधार होगा। इस आधार पर रहकर काम करेंगे। गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना, देश के हितों को साथ साथ करके
सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र से देश का निर्माण करने के लिए सरकार काम करेगी। ये पहले दिन से उद्घोष किया और 9 साल तक लगातार उस उद्घोष पर काम करते हुए, उस पर कायम करते हुए नीतियां बनाई, निर्णय किए, योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का भी काम किया। जब कहा कि हर घर तक ये बैंक का खाता खोलेंगे, लोग हंसते थे। सबसे पहला विषय था लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 26 जनवरी तक, 15 अगस्त से लेकर के 26 जनवरी तक 10 करोड़ बैंक के खाते खोलेंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग उपहास करते थे, विपक्षी कहते थे कि गारंटी कौन करेगा, खाते में पैसा कहां से आएगा, बैंक का आदमी, बैंक वाले घुसने देंगे कि नहीं देंगे। इकोनॉमिस्ट कहते थे, बड़ी बड़ी इकोनॉमिक एजेंसीज कहती थी कि भारत का बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ताकतवर ही नहीं है कि भारत में इस तरह की व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। लेकिन ऊपर जो है इंजन ताकतवर था, खींच करके देश के 44 करोड़ लोगों का बैंक का खाता खोल दिया। उसमें से आधे से ज्यादा खाता इंडियन खाते मेरे माताओं बहनों के। और जब सरकार ने एक निर्णय करती है, एक खटका दबाती है, किसान के घर में 6,000 रुपए आते हैं कि नहीं आते? आपके घर में जो महिला जी के जो जनधन खाता है, जिसका अकाउंट था, कोरोना के आपदा के समय में सीधा आपके खाते में 500-500 रुपए आ रहा था कि नहीं? एक झटके में आपके पास, कोई आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी बिचौलिए के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता के पास जाने की नहीं है, पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तहसीलदार के पास गुहार लगा करके लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। ये जो अंग्रेजियत की मानसिकता थी कि सरकार के बैठे हुए नुमाइंदे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, चुने हुए जनप्रतिनिधि हो या सरकार के अधिकारी हो, उनके सामने जनता नतमस्तक होकर के, नाक रगड़ करके, लाइन लगा करके खड़ी हो, उसको ये एहसास हो कि हम दाता हैं और ये हम दाता हैं और ये भिखारी है, ये एहसास करा करके उसको कुछ देने की व्यवस्था जो अंग्रेजों ने सब शुरू की थी, उसको समाप्त करने का बीजारोपण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। गरीब के जीवन में परिवर्तन, देश में माननीय मोदी जी ने लाल किले पर खड़े होकर कहा कि हर गैस या जो है देवालय बाद में बनना चाहिए, भगवान का घर बाद में बनना चाहिए, पहले शौचालय बनना चाहिए। किसी ने कल्पना की थी कि देश में शौचालय की बात प्रधानमंत्री लाल किले से करेगा? किसी ने कल्पना की थी कि प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू लेकर के और सफाई करता हुआ दिखेगा? किसी ने सोचा था कि प्रधानमंत्री हाथ में तगारी और जो है सीमेंट का मसाला लेकर के, ईंटें रख करके शौचालय बनाता हुआ दिखेगा? किसी ने कल्पना की थी कि सॉकपिट जो है हमारा गटर खाली करते हुए प्रधानमंत्री दिखेगा? किसी ने कभी सोचा था? किसी ने कभी सोचा था कि सफाई कर्मचारी को सम्मान देने के लिए, हमारे सफाई कर्मियों का सम्मान बढ़ाने के लिए कुंभ के मेले में स्वच्छता कर्मियों के पांव धोते हुए जमीन पर बैठ करके देश का प्रधानमंत्री दिखेगा? किसी ने सोचा? ये सब था कि स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बननी चाहिए, स्वच्छता एक जन आंदोलन बनना चाहिए, सब लोग इसके साथ में जुड़ने चाहिए और स्वच्छता का सम्मान देश में बढ़ना चाहिए। देश में 11 करोड़ शौचालय बना दिए। देश में आप कल्पना कीजिए, भारत आजाद हो गया था, भारत को आजाद हुए 68 साल हो गए थे। उस 67-68 साल के बाद में भी भारत की 60-62% आबादी के पास शौचालय नहीं थे, 62%। मुझे याद आता है जब मैं 2014 में आप लोगों ने आशीर्वाद देकर के भेजा था, मुझे प्रधानमंत्री जी ने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जब डिसाइड हो रहे थे, तब यूनाइटेड नेशंस में भेजा और संयुक्त राष्ट्र संघ की उस सभा में जब पूरी दुनिया के 190 देशों के प्रतिनिधि अपने अपने देश का झंडा लगा करके उसके पीछे बैठे, मैं भारत के झंडे के पीछे बैठा था। जितने लोगों ने भाषण दिए, क्योंकि पहले जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से दुनिया में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास शौचालय नहीं। उन 100 करोड़ में से 60 करोड़ अकेले भारत के। हर आदमी भारत की तरफ उंगली करके बोल रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम अपराधी, और आजादी के इतने साल बाद में भी, 68 साल बाद में, हम सामान्य शौचालय लोग को नहीं दे सकते। माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना पड़ता है, अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है, या अंधेरा समाप्त न हो जाए इसके लिए हड़बड़ाहट में सुबह उठना पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प किया कि हम 5 साल में इसका कायाकल्प करेंगे। दुनिया ने हमको 2030 तक का समय दिया था, लेकिन 11 साल पहले हमने उसको पूरा करके 2019 में देश को खुले में शौच से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की। और जिस दिन मुझे याद है 2019 में, क्योंकि ये मेरे ही मंत्रालय का काम है, भारत के प्रधानमंत्री ने जब घोषित किया था, उसके 15 दिन बाद में स्टॉकहोम वाटर वीक में मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था। मैंने जब सीना उठा करके ये कहा कि हमने ये कर दिया है जो आप 2030 में करना चाहते थे, हम 2019 में करके आए और दुनिया का 60% काम हम पूरा कर दिया। तब पूरी दुनिया भारत की तरफ सम्मान की तरह देख रही, सम्मान की दृष्टि से देख रही। गरीब आदमी के जीवन में, आज महिला के घर में जब शौचालय होता है उसके जीवन में कितनी बड़ा परिवर्तन होता है। ये तो एक पक्ष है, उसके कारण से, शौचालय बनने के कारण से जो लाभ अपरोक्ष हुआ है,
दुनिया के कितनी एजेंसीज ने सर्टिफाई किया, मैं 20 एजेंसीज के नाम ले सकता हूं, वर्ल्ड बैंक से लेकर के और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जिन्होंने ये कहा कि शौचालय बनने के कारण से देश में लगभग 2 लाख लोगों का जीवन जो हर साल समाप्त हो जाता था, जो बीमारियां होती थी, प्रदूषण से बीमारियां होती थी, उनके कारण जो 2 लाख लोग मरते थे वो मरना बंद हो गए। और ये मैंने लोकसभा के पटल पर प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। एक आकलन अभी दुनिया की संस्थाओं ने किया कि इन बीमारियों के कारण से जो खर्चा होता है, दवाई का खर्चा होता था, जो है डॉक्टर की फीस का खर्चा होता था, बीमारी के कारण से हम मजदूरी पे नहीं जा सकते, काम पे नहीं जा सकते, उसका जो रोशनल लॉस होता था, उन सबको अगर जोड़ दें तो देश के प्रति परिवार, ग्रामीण परिवार में 50,000 रुपए हर साल की बचत हो रही है। आज 50,000 रुपए की बचत प्रति परिवार होती है, तब देश को कितना बड़ा लाभ होता है। शौचालय बनाए, बैंक के खाते खोले, हर गरीब का घर बने, हर घर तक बिजली पहुंचे, हर गांव तक सड़क पहुंचे, हर गांव तक इंटरनेट पहुंचे, देश दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में मिले। इस लक्ष्य के साथ में जो सरकार ने काम किया, उसके कारण से देश में पहली बार लोगों के मन में, गरीब लोगों के मन में धारणा बनी कि पहली बार ऐसी सरकार है जो सिर्फ गरीब का नाम नहीं लेती, गरीब के जीवन में परिवर्तन करने के लिए काम करती है। नरेंद्र मोदी की सरकार एकमात्र सरकार है जो गरीब के लिए, गरीब के हित के लिए, गरीब के कल्याण के लिए काम करती है। ये मेरी सरकार है, ये विचार लोगों के मन में सुधर और इन सब से आगे उठकर के देश को आगे बढ़ा। माइनॉरिटी मोर्चा के लोग बैठे, आज का गरीब कल्याण के लिए जो काम हो, अभी मैं गवर्नमेंट में ये कह रहा हूं, गरीब कल्याण के लिए जो काम हो उसमें सबसे बड़ा अंशधारक कौन? सबसे बड़ा अंशधारक माइनॉरिटी। देश में आपकी आबादी से दुगना जो है लाभ उसमें आपको मिला, चाहे मकान बनाने का बात हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का बात हो, या गैर उज्ज्वला का बात हो, हर एक योजना में जो है 30% से लेकर 37% तक लाभ जो है वो माइनॉरिटी के लोगों को मिला। लेकिन लोग इस तरह के भ्रांतियां फैलाते हैं कि लोग जो है मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी विरोधी है। लोग इस तरह के भ्रांति फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा दलितों के विरोधी है। यहाँ अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता बैठे, बंधु बैठे, ये गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की गई थी, इसका सर्वाधिक लाभ किसको हुआ? देश की दलित आबादी को, उन दलितों को, उन अल्पसंख्यकों जिन्होंने आंख मीच करके 55 साल तक कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, लेकिन उन्होंने केवल आपको वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए केवल आपको एक दुधारू गाय की तरह दूध दुहने के लिए उपयोग किया, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यह भ्रांति फैलाई जाती थी। यहाँ किसान मोर्चा के कार्यकर्ता बैठे कि मोदी सरकार किसानों, या बीजेपी जो है वो किसानों की पार्टी नहीं, ये तो ब्राह्मण बनियों की पार्टी, ये तो जो है शहरी लोगों की पार्टी। इस तरह के विचार राज्यपाल सिंह जी जो पार्टी में शुरुआत के दौर में काम करते थे, इसी तरह की बातें करते हो। गांव में लोग सुनने को तैयार नहीं, लेकिन जब हमको अवसर मिला, और जब जब हमको अवसर मिला, चाहे राज्य में मिला होगा, केंद्र में मिला होगा, किसान के कल्याण के लिए देश की सरकार ने, अगर किसी एक सरकार ने काम किया, एक पार्टी ने काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने। ये केवल मैं नहीं कहता, किसानों की जब कभी भी बात होती है, एक नाम अवश्य में लिया जाता है, वो है स्वामीनाथन आयोग। डॉक्टर स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट 1000 पन्नों की दी थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा, जो जितने सुझाव दिए थे, उन्होंने खुद ने, जब मैं कृषि मंत्री था तब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, अंग्रेजी के अखबार में लिखा, 8 पे अब जो है कॉलम का वो आर्टिकल छपा, और उसमें उन्होंने लिखा कि इस भारत में कृषि व्यवस्था को समझ करके उसके समग्र उत्थान के लिए अगर किसी एक सरकार ने काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया। किसान की खेती को देखने का नजरिया जो है वो बदलने का काम मोदी जी ने किया। हम केवल उत्पादन की चिंता करते थे, आज लाभकारी कृषि की बात जो है वो पहली बार अगर किसी ने की तो वो मोदी जी की सरकार ने। किसान की जमीन की गुणवत्ता की जांच से लेकर के उसको उचित मूल्य मिले, इस तक की पूरी श्रृंखला को एड्रेस करने का, पूरी श्रृंखला में समाधान करने का काम किसी ने किया तो मोदी जी की सरकार ने काम किया। हम कभी कल्पना कर सकते थे कि देश की सरकार हमारे लिए मूल्यों का स्थिरीकरण कर देगी? हमने कभी कल्पना की थी कि बाजरे का भाव जो है मार्केट में 3500 रुपए होगा? कभी कल्पना की थी? कभी हमने कल्पना की थी कि बाजरी की एमएसपी जो है वो गेहूं और चावल से ज्यादा होगी? हमने कभी सोचा? हमने कभी सोचा था? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान की सरकार ने खरीदा नहीं था और किसान को बाजरा 1200 रुपए में बेचना पड़ा। हमारे पड़ोस में
जो है मध्य प्रदेश और हरियाणा दोनों की सरकारों ने किसान का बाजरा जो है वो 2500 रुपए में खरीदा, 2200 से 2500 रुपए में। और अब तो मोदी जी ने पूरी दुनिया में बाजरे की धूम मचा दी, मोटे अनाज की धूम मचा दी। 3500 रुपए में मंडी में बिक रहा था थोड़ी देर। जब मुझे याद आता है जब एमएसपी लाभकारी मूल्य 50% मिलना चाहिए, जब मोदी जी ने संकल्प व्यक्त किया था, मैं एक दिन फलौदी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अभिषेक जी बैठे थे, कहीं बैठे होंगे, इनके यहाँ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये प्रधान थे, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बात कर रहा था। मैंने खड़े होकर के पूछा, मैं जब भाषण दे रहा था, मैंने पूछा भाई एमएसपी तय कर रहे हैं, मूंगा ना भाव कहीं होना चाहिए। उस समय 4600 रुपए भाव थे। और एक बबलू राम जी उनको आया कि साहब 5000 कर दो तो थाने जो है मैं मान जाऊं। थोड़ी देर बात करी तो फिर क्या कि 5600 कर दो अगर तो मैं थाने जाऊं, मुझे बराबर मान लो, भगवान मान लेना। क्या आपने कभी सोचा था कि मूंग के भाव 7800 रुपए हो जाएंगे? जो हमारी फसलें, और उसी अनुपात में देश में खरीद भी होगी। जितना खरीद वो करते थे उससे 40 गुना खरीद देश की सरकार करेगी। कभी हमने कल्पना की? आज रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, उस लड़ाई के कारण से दुनिया की खाद की आपूर्ति गड़बड़ा गई, और उस गड़बड़ाहट के कारण से खाद के भाव जिस तरह से बढ़े पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट। आज भारत सरकार जो आपको यूरिया का कट्टा 266 रुपए 50 पैसे में मिलता है, इतने में मिलता है 266 रुपए 50 पैसे में जो यूरिया का कट्टा मिलता है। आपको मालूम है कि मोदी जी की सरकार वो कितने रुपए में खरीदती है? 2071 रुपए में हम खरीदते हैं। 2004 रुपए सरकार अपने कंधे पे वहन करती है, और आपको 266 रुपए में जो है आपको 2271 रुपए में खरीदते हैं, आपको 266 रुपए ही देते। जब भाव बढ़े, पूरी दुनिया में बेतहाशा भाव बढ़े। आज पाकिस्तान में हमसे 2.5 गुना कीमत पर जो है वो यूरिया का कट्टा मिलता है। बांग्लादेश में 3500 रुपए में, भारत के रुपए में 3500 रुपए में बिकता है। यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में, सब जगह जो है वो खाद जिस भाव में बेची तो मार्केट रेट है उस पर मिल रही है। मोदी जी ने कहा किसान पर कोई दबाव नहीं आना चाहिए, हम तय जो है बैन करेंगे। जो भारत की सरकार 68,000 रुपए सब्सिडी देती थी, कुल मिलाकर के फर्टिलाइजर पर वो 2,70,000 रुपए सब्सिडी पिछले 1 साल में दी। किसान के कल्याण के लिए काम नहीं था। देश के हर तबके के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, वनवासियों के, आदिवासी मोर्चे के लोग अगर बैठे होंगे यहाँ, अनुसूचित जनजाति मोर्चे के, पहली बार अनुसूचित जनजाति के लोगों को वन में उपज का राइट्स प्रदान करने का काम अगर किसी ने किया तो देश की सरकार ने किया। ओबीसी मोर्चा के लोग यहां बैठे होंगे, ओबीसी मोर्चा को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पिछले 40 साल से संघर्ष कर रहा था। किसने दिया? तो वो मोदी जी ने दिया। हमने देश के हर एक तबके के, देश के बहुसंख्यक तबके के कल्याण के लिए काम किया, और तब देश की जनता ने 2019 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया। और उसके बाद में निरंतर देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लोगों के सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए, देश के युवाओं को सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए देश की सरकार काम करे। महिलाओं को के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कितने फैसले किए, उनका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए। आज उज्ज्वला योजना बढ़नी है, आपके घर में गैस का चूल्हा है, किसके जीवन में परिवर्तन आया? जो महिलाओं को आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी, लकड़ियां लानी पड़ती थी, गोबर बीनना पड़ता था, उन सबसे मुक्ति मिली। आज घर घर पानी पहुंचाने की योजना के साथ हम काम कर रहे हैं। माताओं बहनों को बटके उठा करके पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, उससे मुक्ति मिलेगी। किसके जीवन में परिवर्तन आएगा? आपका सशक्तिकरण करने का काम मोदी जी ने किया। देश के युवाओं को नए अवसर मिले, रोजगार के नए अवसर मिले, दुनिया भर में जाकर के वो काम करें। स्किल इंडिया से लेकर के स्टार्टअप्स तक इन सब व्यवस्थाओं को खड़ा करके देश के युवा को नए रोजगार के अवसर देकर के उसको स्वरोजगारी बनाने के लिए काम किसने? मोदी की सरकार ने किया। इससे पहले तो कोई नहीं कर रहा। इसलिए मित्रों, हम सबका ये दायित्व है, हम सबकी ये जिम्मेदारी है मोर्चों की। और जब मैं ये देखता हूं कि जिस सरकार ने इतना विस्तृत स्तर पर उन सब विषयों के लिए काम किया, उस सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जब हम संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन में आकर के बैठे, तब हम महज 200 लोग 150 लोग इकट्ठे हुए। ये हम कार्यकर्ताओं की कमजोरी है कि हम इन विषयों को ठीक से धरातल पर पहुंचा नहीं पा रहे। हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, और कार्यकर्ता जब मैं कहता हूं जब इधर बैठे हैं उनकी भी है, और जो इधर बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बराबर है। कि हम उस गंभीरता के समझते हुए कि हम किस तरह से इस संदेश को लोगों के बीच में लेकर के जाएं, इस विषय को नीचे धरातल तक किस तरह से लेकर के जाएं, ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की, ये एहसास कराने की जिम्मेदारी हम सब की है, ये विचार नीचे भेजने की जिम्मेदारी हम सब की है। और हम अगर इस तरह, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, पहली मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि पहली बार 9 साल में पहली बार मैंने महिला मोर्चा की उपस्थिति इस पोखरण में देखी, पहली बार।
मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि आज आप सारी बेड़ियां तोड़ करके आप आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आकर के आपने एक नई युग का सूत्रपात किया, आपने एक नए दिन का सूत्रपात किया। लेकिन साथ ही साथ में बहुत दुख के साथ में कहता हूं कि हम सारे मोर्चे मिलकर के विधानसभा के स्तर पर काम करने वाले हम सारे मोर्चे हमारे कार्यकर्ताओं को, अगर हम हमारे मोर्चा के सब कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर दें, इस लोन में जगह नहीं होनी चाहिए। हम इस आउटरीच कार्यक्रम में अपने सारे कार्यकर्ताओं से साथ जुड़े हुए लोगों को जब तक नहीं लेकर के आएंगे, मैंने आपको कहा मैंने सब ये बात इसलिए कही, लीक से हट करके भी इसलिए कही कि जितनी योजनाओं की बात अगर मैं करता, 9 साल में सरकार ने क्या काम किया, 370 किया, राम मंदिर बनाया, आपने शौचालय बनाया, बिजली दी, पानी दिया, गैस का चूल्हा दिया, इसके अलावा जो हमने निर्णय किए उन सब निर्णयों की अगर मैं बात करता तो वो शायद वही बातें थी जो आप भी जाकर के धरातल पर करते। आप अपने मंडल में, आप अपने कार्यक्रमों में यही सारी बात करते हैं। इसीलिए मैंने उन विषयों के ऊपर चर्चा करने के बजाय आज आपको ये कहा है कि इतना बड़ा परिवर्तन हमने किया, लेकिन उस परिवर्तन को हम धरातल तक नहीं ट्रांसलेट कर पाए। मित्रों, ये चुनाव का वर्ष है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये विचार, ये बात, ये सत्य, ये यथार्थ जो है ये लोगों तक जाए, प्रत्येक व्यक्ति तक जाए, प्रत्येक कार्यकर्ता तक जाए, और हम सब कार्यकर्ता मिलकर के हर घर तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए काम करें कि आपका जीवन अगर कोई परिवर्तित कर सकता है, इस देश का सम्मान कोई लौटा सकता है, इस देश का सम्मान कोई पुनः वापस स्थापित कर सकता है, देश को गौरवशाली भारत बना सकता है, देश को विकसित भारत अगर कोई बना सकता है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयुक्त भारत कोई बना सकता है। आजादी के परवानों ने जो संघर्ष किया था, जो बलिदान किया था, उस बलिदान को यथार्थ करने वाला, सत्य करने वाला, उनको श्रद्धांजलि देने वाला भारत अगर कोई बना सकता है तो वो मोदी और मोदी की भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। ये विचार लोगों तक लेकर के जाने की आवश्यकता है। इस संकल्प के साथ में हम सब इस कार्यक्रम से जाएं कि हम अपने नित्य प्रतिदिन के कार्यक्रम में दिन में आधा 1 घंटा केवल और केवल इस विचार के समर्पित होकर के काम करेंगे, इस विचार के प्रकीर्णन के लिए काम करेंगे, इस विचार को बिखेरने के लिए काम करेंगे, इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। ये संकल्प जो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारत माता की जय के साथ में बात करना शुरू करते हैं, उसीलिए हर कार्यक्रम का समापन भी हम भारत माता की जय जयकार के साथ में करते हैं कि जो कुछ हमने इतना प्राप्त किया, जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ हमने समझा है, हम एक बार फिर संकल्प करते हैं कि भारत माता की जय करने के लिए उसको समर्पित करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वर्तमान की जो अशोक गहलोत सरकार है, ये देश की नहीं, इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार, और जिस तरह का अन्याय, जिस तरह का अत्याचार, जिस तरह का अनाचार, जिस तरह का दुर्व्यवहार, जिस तरह से अपराधियों का संरक्षण और तुष्टीकरण देकर के इस राजस्थान की सरकार ने राजस्थान का अपमान किया, राजस्थान की महिलाओं का अपमान किया, राजस्थान के किसानों का अपमान किया, राजस्थान का युवाओं का अपमान किया है। अब घड़ी आ गई है कि इनको इस अपमान की जो है चोट जो हमको मिली है, वोट की चोट से इनको काट करके अब की बार इनको दिखाना पड़ेगा कि राजस्थान के लोगों के साथ में किए गए अन्याय का प्रतिकार राजस्थान कैसे करता है, और ये जिम्मेदारी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। पिछली बार हम जितने प्रतिशत वोटों से राजस्थान में हारे थे, उससे भी कम प्रतिशत वोटों से हम पोखरण में पीछे रह गए। इतना सुई की नोक जितनी कमी, लेकिन उसके कारण से कितना कष्ट हमको हुआ, कितनी तकलीफें उनकी हुई, कितने कार्यकर्ताओं को यातना सहनी पड़ी, कितने कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे सहने पड़े, कितने कार्यकर्ताओं को भेदभाव सहना पड़ा, कितने कार्यकर्ताओं को विकास के कार्यक्रमों में, कार्यों में बिना वजह बाधा झेलनी पड़ी, कितने हमारे चुने हुए सरपंचों को उसके कारण से कष्ट भोगना पड़ा, कितने हमारे पंचायत समिति के सदस्यों और प्रधानों को उसके कारण से संकट झेलना पड़ा, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन को उसके कारण से कितनी कष्ट हो रही। ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है मित्रों कि हम संकल्प लें कि पिछली बार जो कमी रह गई थी, जो चूक रह गई थी, उस चूक को दूर करने के लिए अब की बार जब तक भारतीय जनता पार्टी का कमल हम पोखरण में नहीं खिला देंगे, जब तक हम पोखरण में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, चाहे जो भी कैंडिडेट हो, उसको प्रचंड बहुमत के साथ में नहीं जिताएंगे, तब तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थमेंगे। और इस संकल्प के साथ में अपने दोनों हाथ ऊपर करिए, मुट्ठी बंद करिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित लोगों का, श्रद्धेय जिलाध्यक्ष जी का, आदरणीय जिला प्रमुख महोदय का, पूर्व विधायक आदरणीय शैतान सिंह जी का, भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को लेकर के चुने हुए आदरणीय प्रधान साहब भगवत सिंह जी का,
भारतीय जनता पार्टी के जितने ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेता उस कोने से लेकर के इस कोने तक बैठे हैं, आदरणीय महामंत्री जी तक, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, विभिन्न मोर्चों के जनप्रतिनिधि, जिला विभिन्न मोर्चों के दायित्ववान कार्यकर्ता, जिले के दायित्ववान कार्यकर्ता, मंडल के दायित्ववान कार्यकर्ता, सामने बैठे हुए सब मोर्चा के दायित्ववान कार्यकर्ता, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं, आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मुझे जो सेवा का अवसर प्रदान किया वो आप लोगों ने किया है, आप लोगों को बहुत सारा अभिनंदन। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान गजेंद्र सिंह जी। आपने जो मोर्चों से अपेक्षाएं की है उस पर मोर्चे निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। कुछ मौसम की इस परिस्थिति कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, उधर